गुड इवनिंग बेटा। आज टॉपिक करते हैं नया अपना, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है स्प्रिंग फोर्स। अब तक पढ़ा था हमने स्ट्रिंग का, और अब करेंगे स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, तो पहले तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स कैसे, क्या कितने फोर्स होते हैं, कैसे क्या फोर्स लगेंगे एक बार, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो हम एक रिजिड वॉल लगा देते हैं। ये एक वॉल है, मान लो इस वॉल से एक तो स्प्रिंग होगी इस तरह से, ये स्प्रिंग है जो कि बस इतना मान लें, जो कि बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में है। ये जो है रिलैक्स पोजीशन पे है। ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो हमारे पास स्प्रिंग है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब यहाँ कोई एक्सटेंशन कोई कंप्रेशन नहीं है, यहाँ x इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर हम क्या करें, मैंने क्या कहा बेटा, वीडियो ऑन कर लें। उसके बाद फर्स्ट केस ये है। सेकंड केस में क्या करें हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस। तो जब कंप्रेस करते हो तो क्या होगा, स्प्रिंग छोटी होगी ना, कंप्रेस हो जाएगी। मान लो स्प्रिंग इस तरह से कंप्रेस होगी। ये कंप्रेस क्यों हुई ऐसे, क्योंकि हमने फोर्स लगाया इस साइड फोर्स लगाया, ये F, ठीक है। तो कंप्रेस हुई, कितनी कंप्रेस होगी, इतना सेपरेशन कंप्रेस होगी वो X। दिस इज कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। तो इसके अंदर फोर्स क्या क्या है बेटा, अगर मैं इधर की फोर्स के अंदर बात करता हूं, यहां जो फोर्स लगा रहा हूं मैं यहां कर देता हूं उसको ऐसे, ठीक है। इधर जो मैंने फोर्स लगाया ये F फोर्स कौन सा है, क्या नाम देंगे इसको हम, जैसे कहेंगे फोर्स ऑन द स्प्रिंग, फोर्स ऑन द स्प्रिंग। और हम हाथ से दबा रहे हैं तो फोर्स बाय द हैंड ऑन द स्प्रिंग। तो ये जो हमारे पास है ये है फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय हैंड, मींस कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं इसको, एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे ही यहां ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी। जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये स्प्रिंग इस वॉल के ऊपर क्या डालेगी, फोर्स डालेगी। वॉल के ऊपर फोर्स डालेगी तो इस फोर्स की वजह से कहां होगी, इधर ऐसे। तो ये F फोर्स क्या होगा, यहां जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स ऑन वॉल, दीवार के ऊपर, किसके कारण, बाय स्प्रिंग। अब न्यूटन को थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, क्या एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या होगा भाई, जब उसने स्प्रिंग ने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो वॉल स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगी, किधर होगी उस फोर्स की डायरेक्शन, वो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस साइड, ये इक्वल होगा इसके। तो ये जो F होगा वो क्या कहलाएगा, दिस इज फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय वॉल, वॉल क्या है। ऐसे ही जब फोर्स हैंड ने लगाया स्प्रिंग के ऊपर तो स्प्रिंग भी हैंड के ऊपर लगाएगी, उस फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, इस साइड, दिस इज F। ये फोर्स कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स, RESTORING, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर करने का मतलब स्प्रिंग के अंदर एक एबिलिटी होती है कि आप जब स्प्रिंग को क्या करते हो, कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग अपने आप उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। इट टेंड्स टू एक्वायर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, स्प्रिंग टेंड्स टू एक्वायर इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगी तो फोर्स किधर लगेगा, जिधर मैं लगा रहा था उससे अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये कौन लगा रहा है, ये स्प्रिंग लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है, हैंड के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहां से हाथ हटा लूं तो अपने आप स्प्रिंग बाहर भागी जाएगी, अपने आप बाहर की तरफ मूव करेगी, जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, हैंड के ऊपर। तो ये फोर्स किधर होगा, इस साइड में होगा। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स
force on hand by spring. तो ये टोटल हमारे पास अभी कितने फोर्स हो गए? 4 हो गए, ये और ये। एक्सटर्नल जो मैं लगा रहा हूं स्प्रिंग के ऊपर, रिस्टोरिंग जो मेरे ऊपर लगा रही है स्प्रिंग। स्प्रिंग कंप्रेस किया था, दीवार के ऊपर फोर्स डलेगा, तो फोर्स ऑन द वॉल बाय द स्प्रिंग इधर ही होगा जिधर मैंने लगाया था, ठीक है। और फोर्स ऑन द स्प्रिंग बाय द वॉल, उसके अपोजिट क्या मिलेगा? वॉल उस स्प्रिंग पे वापस फोर्स लगाएगी। तो अगर हम ये फाइंड कर ले, ये फाइंड कर ले, तो ये इसके इक्वल होता है। अगर हम ये फाइंड कर ले तो ये इसके इक्वल होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, बस ओनली उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है बस ओनली, और सब कुछ सेम है। तो ये जो केस है ये कैसे? कंप्रेस्ड स्प्रिंग का है। अगर स्प्रिंग को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच खींच रहे इसको हम, तो क्या होगा? मान लो इस तरह से स्ट्रेच होगी, वो यहाँ, हम उसके ऊपर फोर्स इधर लगाया, हमने इधर फोर्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है, हमने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया ऐसे। एक और फोर्स कौन सा होगा? एक्सटर्नल फोर्स। उससे क्या हुआ? इसके अंदर स्ट्रेच आया, खींचा उसने, एक्स। ये कंप्रेस्ड है, ये क्या कराएगा? कंप्रेसर। कितना कंप्रेस किया उसको? एक्स कंप्रेस किया। इसको कहते हैं इलोंगेट, मैंने उसको लंबा किया, इलोंगेशन। ये क्या कराएगा? मैं यहां देता हूं उसका, इलोंगेशन मतलब लंबा होना। कितना उसने स्ट्रेच किया उससे, तो ये इलोंगेशन है या स्ट्रेच है, स्ट्रेच कह सकते हैं इसका, और स्ट्रेच। तो स्ट्रेच कर रहे हो तो आपका एक्सटर्नल फोर्स कहां लगा? इस साइड लगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? कल क्या करेगा? ये एक्सटर्नल फोर्स ये है जो हमारे ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला, कि फोर्स ऑन द स्प्रिंग बाय द हैंड। उससे अपोजिट आपको क्या मिलेगा? उससे अपोजिट आपको मिलेगा रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग क्या है? ये रहा फोर्स ऑन द हैंड। जब क्या करेंगे? हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे ऐसे, यहाँ पे हम इसको खींच रखे ऐसे, अगर इसको ऐसा छोड़ दोगे तो वापस स्प्रिंग भागी जाएगी, अपना मूव करेगी उस साइड में, तो उस साइड मूव करे, इसका मतलब स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही, कहां लगा रही? इधर लगा रही है, तो रिस्टोरिंग हो गया। सेम ऐसे आप वॉल पे दिखा सकते हो, जब आप इसको ऐसे खींचोगे अपनी साइड में, तो वॉल अगर क्या हुई? लूज हुई, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या मूवेबल हुई, तो वॉल इधर खींचे चली आएगी। इसका मतलब वॉल के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? स्प्रिंग लगाएगा, इसी साइड होगा। दिस इज एफ। तो ये क्या कहलाएगा? फोर्स ऑन वॉल, और कौन लगा रहा है? बाय स्प्रिंग। यहां मैं नहीं लगा रहा है, यहां स्प्रिंग लगा रही है स्पाइन। तो इसका अपोजिट इधर, यहां एफ, वो इसका उल्टा हो जाएगा। जहां यहां पे वॉल पे लग रहा है फोर्स, यहां क्या लगा रहे हैं? स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर हो जाएगा। तो फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय वॉल, रटे नहीं, इसको प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली कि करके रहे हैं हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो दीवार पे इधर लगेगा, तो ये हो जाएगा दीवार के ऊपर इधर। अगर उसको खींच रहे हो इस साइड में, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है दीवार पे इधर लग रहा है, इसका अपोजिट हो जाएगा ये स्प्रिंग के ऊपर, ये अपोजिट हो जाएगा जो हम लगा रहे हैं उससे अपोजिट। तो दो केसेस हैं, एक्सटेंशन मींस कंप्रेस्ड, एक्सटेंशन मींस खींचना, और कंप्रेस मींस दबाना। तो एक हो गया कंप्रेशन, एक हो गया इलोंगेशन। तो ये स्प्रिंग के अंदर फोर्सेस होंगे, ध्यान से देख लो अच्छे से एक बार इसको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार। तो हो गया स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, देखो आगे। इसके बाद क्या है कि हम इसके जो फोर्सेस है, ये एक्सटर्नल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इनको समझाने के लिए एक हुक्स लॉ है, उसको समझाएंगे अपन। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, स्प्रिंग फोर्स के किस तरह से न्यूमेरिकल होते हैं। क्या होता है हुक्स लॉ? ये अभी अपने किया था, वही हुक्स लॉ है।
इस हुक्स लॉ की आपकी प्रैक्टिकल भी है, बहुत आसान है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में ये तो है, बस आपको उस पे लगातार स्प्रिंग पे वेट लटकाते जाना है। वेट लटकाते जाओगे तो स्प्रिंग क्या होती जाएगी, एक्सटेंड होती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी। 50 ग्राम बढ़ाया तो लेंथ बढ़ी 1 मीटर या 1 फीट, 100 ग्राम बढ़ाया तो बढ़ेगी 2 फीट, 150 ग्राम बढ़ाया तो बढ़ेगी 3 फीट। यानी जितना वेट बढ़ाते जा रहे हो उसकी लेंथ भी उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ती चली जाती है। वही हमारे पास क्या होता है, हुक्स लॉ। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन और जो हमारे पास कंप्रेशन होती है बेटा, एक्सटेंशन और कंप्रेशन is directly proportional to applied force। वो कहता है कि कितना एक्सटेंशन कितना कंप्रेशन कोई भी स्प्रिंग का होता है, जितना आप ज्यादा उसको दबाओगे उतनी ज्यादा कंप्रेस होगी, जितना आप उसको खींचोगे उतनी ज्यादा एक्सटेंड होती चली जाएगी। यानी जो एक्सटेंशन होती है वो डिपेंड किस पे करती है, फोर्स पे करती है। ठीक है, तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ प्रोपोर्शनल टू एक्स है, जब आप इसको हटाते हो तो ये F इक्वल टू होगी kx। लेकिन ये जो फोर्स कहलाएगा ये कहलाएगा एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन एक बात यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स में क्या बताया था, द फोर्स एक्टिंग बाय द स्प्रिंग, या कह सकते हैं कि फोर्स बाय द स्प्रिंग ऑन द सिस्टम या बाय मी, ऑन मी। कि अगर मैं उसको क्या कर रहा था, मैं इधर फोर्स लगा रहा था, एक्सटर्नल फोर्स यहां लगा रहा था, तो स्प्रिंग मेरे ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रही थी और उतना ही लग रहा था, सेम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या अपोजिट है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ फिजिक्स में क्या यूज करते हैं, नेगेटिव। अगर अपोजिट है तो नेगेटिव। तो अगर एक्सटर्नल हुआ तो F इक्वल टू हो जाएगा kx, और अगर एंड F एक्सटर्नल होता है माइनस ऑफ रिस्टोरिंग, क्योंकि आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था ना कि भाई F12 दो सिस्टम थे हमारे पास, एक ये था और एक ये सिस्टम था, ये 1 और ये 2। तो अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा 2 के ऊपर 1 के कारण तो वो नीचे होगा, लेकिन अपोजिटली फोर्स ऑन 1/2 वो कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो हम इसको क्या लिखते थे, हम ये लिखते थे कि भी F12 माइनस ऑफ F21 के इक्वल होता है। तो सेम ऐसे ही यहां भी आप लिखोगे क्या कि एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है रिस्टोरिंग के। तो देन क्या बन जाएगा, हम रिस्टोरिंग की बात करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस kx। बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि उसका एक्सटेंशन तो हो रहा है, खींच रहा है तो उसको इधर लग रहा है, लेकिन रिस्टोरिंग उससे अपोजिट लग रहा है। तो एक्सटेंशन अपोजिट टू रिस्टोरिंग फोर्स। और अगर कंप्रेस भी हो रहा है तो कंप्रेस स्प्रिंग को कर रहा हूं मैं इधर, तो स्प्रिंग कहां लगा रही है, उससे अपोजिट। तो ये और ये आपस में अपोजिट है, ये अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, माइनस। तो ये हमारे पास है हुक्स लॉ। ये याद रखें कि एक्सटर्नल कितना होगा, रिस्टोरिंग कितना होगा, वो हमेशा इक्वल टू क्या लगा देंगे, kx। तो अगर आपको एक्सटेंशन निकालना है, कितनी लेंथ बढ़ी उसकी, तो आप उस फोर्स को किसके इक्वल मान लोगे, kx के इक्वल मान लोगे। ठीक है, अगर ग्राफ बनाना हो साइड में तो इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं। यहां फोर्स ये हो गया एक F इधर इस साइड में, और इधर है एक्सटेंशन x। तो ये ग्राफ इस साइड ऐसा बनेगा, नेगेटिव है ऐसा। ठीक है, अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे थे तो स्प्रिंग इधर आएगी, तो ये जो ग्राफ होगा वो तो हो जाएगा कंप्रेशन का। मतलब वो कितना कंप्रेस हुई, वो कंप्रेस इतना होगी, यहां तक इतना कंप्रेशन है, कितना ही -x। और जो वो खींचा हमने ऐसे, तो वो इधर क्या हुई, एक्सटेंड हुई। तो इतना एक्सटेंड होगी, वो इतना एक्सटेंड होगी x। तो ये एक्सटेंशन है, खींचा हुआ,
और ये क्या है, कंप्रेशन है, कम हुआ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब खींचना, लेंथ बढ़ना, और नेगेटिव का मतलब लेंथ घटना। दोनों ही प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन खींची हमने इसकी, तो ये इसका ग्राफ बनेगा इसका। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होती है, एक्सटेंशन, इधर हो जाएगी एक्सटेंशन, और लिख देता हूं दिस इज एक्सटेंशन, और इधर क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है फोर्स। तो ये ग्राफ बनेगा हुक्स लॉ का। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये ओरिजिन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब फोर्स लगेगा ये तो ना तो एक्सटेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा। स्क्रीनशॉट लें। अब करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड बेटा। तो देखो बेटा, उसे स्प्रिंग के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है, अब तक क्या होता था, बस यहाँ से एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग बस वो दो ब्लॉक के बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब ये स्ट्रिंग नहीं है, अब एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग हमने कनेक्ट कर दी। तो स्प्रिंग हम जब कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो अब क्या होगा इसमें, और ऐसा नहीं है, अब जो स्प्रिंग जितनी यहाँ पे स्ट्रेच होनी थी वो हो चुकी है, स्ट्रेच जो होनी थी हो चुकी है, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन थी उससे वो एक्सटेंड ज्यादा हो चुकी है। कितनी एक्सटेंड हो चुकी है वही हमें फाइंड करना है इसमें। ठीक है, कि अगर हम कोई भी एक ब्लॉक को इस तरह से लटका देते हैं वर्टिकल, तो इस स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन में आता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन फाइंड करने हैं, फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन। नंबर 2 टेंशन। ठीक है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसके अंदर। और नंबर 3 एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। उस स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हुई, कितनी खींची वहां पे स्प्रिंग में, कितना खींचा हुआ इसके अंदर है, किसके कारण है, वेट लटका है, वेट लटका है तो इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन बढ़ेगा जिससे कि स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, हम ये मान लेते हैं ये पूरा जो सिस्टम है वो इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे ये ऊपर और ये नीचे आएगा। तो पूरा सिस्टम तो एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो जो कंप्लीट एक्सेलरेशन होगा ए होगा, सेम होगा। अब टेंशन की डायरेक्शन कहां होगी, इससे अवे इधर हो जाएगी। अब ये है तो एक ही ना सिस्टम कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक, कोई ब्लॉक दूसरा तो नहीं है ना, तो दूसरा कोई ब्लॉक नहीं है। तो स्प्रिंग जो लेते हैं हम, वो स्प्रिंग कौन सी होती है, स्प्रिंग और स्ट्रिंग एक्सटेंड अब नहीं होनी, इनएक्सटेंसिबल होती है, और यहाँ पे बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, कंप्लीट मासलेस, कंप्लीट फ्रिक्शनलेस, कि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ना स्प्रिंग में मास है ना स्ट्रिंग में मास है, ना रस्सी में मास है ना स्प्रिंग में मास है, कंप्लीट मासलेस। तो कंप्लीट मासलेस होगा तो कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक एक ही सिस्टम है, एक ही हुआ तो टेंशन भी एक ही होगी कंप्लीट। तो यहाँ टेंशन ये टी होगी, इस ब्लॉक में टेंशन यहाँ हो जाएगी टी। ठीक है, तो ये टेंशन टी है। अब एक एक करके मैं इसका एफबीडी बना के उसको सोल्व कर देते हैं। तो वही करें सोल्व, एफबीडी बनाना पड़ेगा, सेम वही बात है। सबसे पहले एफबीडी बना दो इस ब्लॉक के लिए। देखो सॉल्यूशन इसका, ये ब्लॉक M1, अगर आप देखोगे बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं ये। M1 ब्लॉक हो गया, हो गया। M1 पे टेंशन कहाँ है, इस साइड में, ये फोर्स इधर लग रहा है। M1 के पीछे तो कोई फोर्स है ही नहीं, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी फोर्स नहीं है, नहीं हुआ। और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है सिस्टम का, इस साइड में है। तो हमारे पास क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, आगे लगने वाला फोर्स, सिस्टम कहां से आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है, तो आगे लगने वाला फोर्स क्या है, टी, पीछे लगने वाला कोई है ही नहीं, यानी 0, और इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 इनटू a फर्स्ट होगी। सेम ऐसे आप इसके लिए बना देंगे इक्वेशन, ये ब्लॉक हो गया M2,
इसके ऊपर जो फोर्स हो गया वो क्या क्या होंगे फोर्स, एक तो m2 का होगा वेट, वेट का होगा नीचे, वेट हो गया m2g, और इसी के ऊपर क्या होगी टेंशन, दिस इज इक्वल टू t, और ये सिस्टम कहां जा रहे हैं नीचे की साइड, इसका एक्सेलरेशन है नीचे, नीचे है तो क्यों है, क्योंकि नीचे का फोर्स डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स, ये इससे ज्यादा है, तो इसमें से ये घटा दे और नेट फोर्स बचेगा, तो m2g माइनस t इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स हो जाएगा m2 इंटू a। इक्वेशन नंबर सेकंड, बस काम खत्म हो गया। जो तक करते हैं देखो, उसी को डिफरेंस होता तो जो किया था लगातार 12-13 दिन से जो कर रहे हैं वही काम आज भी हमने किया वैसा का वैसा। तो मैं बोला था मैंने, जब तक यूनिट चलती जाएगी कंप्लीट के अंदर हम एफबीडी पढ़ेंगे, तो अगर आप एफबीडी उसी एक दिन में है, 2 दिन में है, 3 दिन में, 4 दिन में, और आज भी अगर नहीं आई है तो फिर नहीं बात बनी कभी भी, ठीक है। तो एफबीडी हमें जरूर बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड होगी, आप इन दोनों को करें ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो गया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो t ये माइनस t ये हो जाएंगे कैंसिल, तो ओनली क्या बचेगा m2g इक्वल टू बचेगा m1a प्लस m2a, दोनों में कॉमन है a, बचेगा m1 प्लस m2, a की वैल्यू निकाल लें तो a आ जाएगा m2g एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर, जब एक्सेलरेशन आ गया अब टेंशन निकालने के लिए वापस इसे पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो जो t आएगा वो हो जाएगा m1 into a ये रहा, तो m1 m2g एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दिस इज टेंशन। क्या कुछ अलग किया अब तक? नहीं, सब कुछ वही किया है। अगर स्प्रिंग ना भी होती, अगर स्प्रिंग नहीं भी होती यहाँ पे, तो भी यही एक्सेलरेशन होता, यही टेंशन होती। अगर एक ओनली स्ट्रिंग एक रस्सी बांध दी जाए ना, तो भी आंसर ये एक्सेलरेशन आता और ये टेंशन आता। तो एक अलग क्या हुआ, अलग ये हुआ कि स्प्रिंग एक्सटेंड हुई। तीसरा क्वेश्चन नहीं बनता अगर स्प्रिंग नहीं होती तो एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं? एक्सटेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। एंड एक्सटेंशन जो होती है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, t इक्वल टू kx, क्योंकि आप क्या लिखते हो F इक्वल टू kx, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कितना एक्सटेंड हुई। तो यहाँ फोर्स किसके इक्वल लग रहा है, t के इक्वल, टेंशन के इक्वल, तो t जो होगा वो kx इक्वल लगा दे। यहाँ जो फोर्स है वो टेंशन के इक्वल है, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या लगा दोगे, kx, x इज द एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन हो जाएगी x, और x इज इक्वल टू t बाई k। यहाँ पे k क्या है, मैं एक बात बताना भूल गया, k क्या है यहाँ पे, k की बात करें, k इज द फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आपसे कोई k यहाँ से पूछे कि k क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, चलो इसको क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, फिर ऊपर दोबारा से लिख देंगे। आप उस टॉपिक को वहां लिख देंगे हुक्स लॉ के साथ में, हुक्स लॉ के अंदर लिख देना कि k क्या चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ क्वेश्चन को पहले में बार, कि x इज इक्वल टू t बाई k, t ये रहा, तो उसको डिवाइड कर देना k से, यानी कि 1 बाई k ये आ जाएगा। दिस इज m1 m2g एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दिस इज एक्सटेंशन। तो अगर आपके पास मास होता, m1 m2 की वैल्यू दी होती, k की वैल्यू हमेशा दी मिलेगी आपको, k की वैल्यू हमेशा 1 2 4 5 10 20 100 जो भी होगा, इसकी वैल्यू हमेशा आपको दी मिलेगी, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर देना, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले एक्सीलरेशन, फिर टेंशन और फिर एक्सटेंशन। उसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से एक बार। ठीक है, चलो अब जो बता रहे थे वो छोटा सा वो कौन सा है, जो हुक्स लॉ के अंदर आप लिखना है वो लिख लेना। हुक्स लॉ के अंदर क्या चीज, ये बताया था मैंने कि F जो था, F एक्सटर्नल
इज प्रोपोर्शनल टू kx। पहले हमने ये लिखा था ना f प्रोपोर्शनल टू x, तो उसको हटाने के लिए हमने k लगाया है। तो वेयर k इज जो है ना ये बड़े काम की चीज है बेटा। ये वेयर k इज, इस k के बहुत से नाम होते हैं, बहुत नाम होते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, कहां पे लिया गया है। ये k जो लिया गया है ना स्प्रिंग के सिस्टम में लिया गया है, तो स्प्रिंग के सिस्टम में लिया गया है, तो अब ये जो k कहलाएगा वो स्प्रिंग का कोई ना कोई नाम होगा, स्प्रिंग का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो k इज कॉल्ड, इसके यहाँ पे हम क्या क्या नाम कह सकते हैं, k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग फैक्टर और फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, सब केस यहाँ पे स्प्रिंग का है, इसलिए यहाँ पे k के नाम स्प्रिंग के लिए ही सब कुछ होगा यहाँ पे। तो इस k की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या होगी, f/x अगर स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे पूछे कि व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, तो देन फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये पूछा जाए कि बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं पहले फोर्स लगा रहा था 50 न्यूटन, अब लगा रहा हूं 100 न्यूटन। पहले 50 न्यूटन से खींच रहा था, अब मैं 100 न्यूटन से खींच रहा हूं, मतलब डबल फोर्स कर दिया मैंने पहले से। तो बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। आप वही इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये डबल हुआ तो ये डबल हो जाएगा, नहीं। ये जो याद रखना, आज की बात याद रखना, पूरी प्रोपोर्शन पूरी प्लस टू जब तक पीजीटी ना, पीजी मींस क्या, पीएचडी ना कर लो तब तक हमेशा ये बात दिमाग में रखना, जो भी चीज इस प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ कांस्टेंट लगाया जाता है ना, ये लगाया जाता है, वो कभी भी इस पे, ये कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना कभी भी। ये जो क्या आया ये खुद एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये कभी भी इस फैक्टर पे और कभी भी इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। चाहे आप ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ में ये तो पढ़ते हो कि भाई I जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू B होता है, इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं 1/r ऑफ V। फिर आप कहते हैं V इक्वल टू बन गया जी Ri। तो यहाँ जो R है ना, R एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कभी भी ना V पे डिपेंड करता ना करंट पे डिपेंड करता। रेजिस्टेंस कभी करंट पे डिपेंड नहीं करता है, कभी नहीं करेगा करंट पे डिपेंड, बल्कि उल्टा है, करंट डिपेंड रेजिस्टेंस पे करता है जरूर। अगर सर्किट के अंदर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें, रुकावट ज्यादा बढ़ा दें, तो करंट जरूर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर्किट के अंदर पहले करंट 10 एम्पीयर था, हमने 20 भेज दिया तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, कभी नहीं बेटा। तो ये फैक्टर याद रखना आज के बाद कि कभी भी जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आती है वो कभी भी इन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसे ही k नॉट डिपेंड्स ऑन f नॉट डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, तो ये छोटी सी बात एक और लिख लेना उसके ऊपर वहां पे। तो ये k की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी खुद कांस्टेंट टर्म। चलो आगे देखो, उसके एक आध क्वेश्चन और उसमें देखिए। मान लो हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम है जिसमें ये एक स्प्रिंग है, जिसमें एक ब्लॉक बीच में हमने डाल दिया, ये ब्लॉक आ गया, एक और स्प्रिंग लगा देते हैं और एक ब्लॉक को लगा देते हैं। M1 M2 के बजाय मास ले लेते हैं, इसका मास है 1 kg और इसका मास है 2 kg। ठीक है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 100। F/x होता था ना, तो F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। इस k की वैल्यू भी या कहो तो अलग अलग मान लो बेसिस से, इसको मान लो k1, इसको मान लो k2, इसकी है 50 न्यूटन पर मीटर। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। ठीक है भाई, इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg। क्वेश्चन वही है सिस्टम में, उसको बांध रखा है, तो बांध रखा है तो ये सिस्टम ना तो नीचे मूव करेगा ना ऊपर मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन तो नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा है इसमें, ये किसमें स्टैटिक पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे है ये। तो यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, यहाँ पूछेगा एक्सटेंशन कितना है, व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्प्रिंग है, व्हाट इज एक्सटेंशन
इन स्प्रिंग्स। बताओ इन दोनों स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, इसमें ज्यादा एक्सटेंशन होगा या इसमें ज्यादा एक्सटेंशन होगा? सोच के देखें किसमें ज्यादा आएगा, और आएगा तो कितना आएगा। तो हरा नहीं पता, आसान से एफबीडी बना ले बस, और कुछ नहीं करना। तो क्या होगा एफबीडी देखें। अब देखो यहाँ ये अलग है, यहाँ ये अलग है, तो इस पोर्शन में अलग टेंशन, इस पोर्शन में अलग टेंशन। तो टेंशन कहाँ क्या होती है हमेशा, ये टेंशन होगी ऐसे, और यहाँ इस सिस्टम के ऐसे, क्योंकि हमेशा टेंशन क्या होती है टाइड एंड से अवे। तो ये टेंशन होगी T1, ये होगी टेंशन T1। ऐसे ही इस ब्लॉक से ये हो जाएगी नीचे, और इस ब्लॉक से हो जाएगी ऊपर। ये टेंशन हो जाएगी T2 और टेंशन होगी T1। तो सबसे पहले तो हम टेंशन फाइंड करेंगे, फिर अपने आप डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन अपने आप आ जाएगा। तो टेंशन के लिए इसका एफबीडी बनाएं 1 kg का, 1 kg क्या आएगा बेटा, ये कर लें कोई बात नहीं, कम से कम एक बार, कोई बहुत टाइम हो गया कोई बात नहीं, इतना कर ले बस ये इक्वेशन, उसके बाद में आप बाकी कर लें, थोड़ा सा वेट करें। तो 1 kg है, तो सबसे पहले इसके ऊपर सारे फोर्स दिखा दें, क्या क्या फोर्स है वो सभी दिखा दें। तो 1 kg का एक तो खुद का इसका वेट होगा, इसका वेट जो बनेगा वो क्या बनेगा mg। तो mg क्या होगा 1 × 10 मींस 10 न्यूटन। नीचे हो गया, साथ साथ नीचे टेंशन भी तो है, तो साथ साथ नीचे टेंशन भी है। टेंशन कौन सी T2 हो गया। ऊपर क्या टेंशन, ऊपर टेंशन है T1। एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ना तो ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी। अब ये ना ऊपर ना नीचे, इसका मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल है। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे कितना है T1, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है T2 + 10। ठीक है। दूसरा, अब बात करोगे 2 kg के लिए, ये हो गया 2 kg। तो 2 kg का वेट कहां होगा, नीचे। कितना हो गया 20। नीचे कोई और फैक्टर है नहीं, कोई फोर्स है नहीं, ऊपर फोर्स जरूर है। कौन सा फोर्स है T2। ना इसका कोई भी एक्सेलरेशन, इसका भी नहीं है। कितना है 0। क्या इक्वेशन बढ़ेगी, इक्वेशन बन जाएगी T2 = 20। T2 = 20। तो आप बताएं T2 तो निकल गया, हो गया 100। T2 तो 100, यानी ये टेंशन तो पता चलेगी इस स्प्रिंग में कितनी टेंशन है, वो है 20। और अब इस 20 की वैल्यू यहां पुट कर दो, यानी T2 की वैल्यू यहां पुट कर दे, पुट इन फर्स्ट। तो T1 भी आ गया, कितना आ गया 30। ठीक है, T1 क्या हो गया 30। ठीक है यहां तक। तो T1 हो गया, T2 हो गया, दोनों हमने निकाल दिए। अब क्या निकालना है, इन दोनों स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन, कितना बड़ी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, इसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी। तो आपको मैंने क्या बताया था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए लगा दे, इसके लिए लगा दे। क्या चीज कि जब बात करते हैं T1 के लिए, तो T1 = kx1, T = kx। तो हो सकता है इसकी लेंथ कम ज्यादा हो, तो x1 x2 कर दें। तो T1 = kx1, x1 निकालनी है, तो x1 आ जाएगा T1/k। वैल्यू पुट कर दें, 16 हो गया। T1 कितना है, T1 हमारा है 30। और k, इसका k क्या है, k1 है ना, पहले वाले का k1 है, तो k1 भी लिख दें। तो T1/k1, k1 कितना है 100। कितना आएगा 0.3 मीटर। x1 हो गया 100। सिमिलरली क्या पुट कर दो, T2 = कर दो kx मींस k2x2। x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा T2/k2। T2 कितना आया, T2 आया 20। k2 कितना है 50, कैंसिल, कितना आया 2/5 यानी 0.4। अगर इसका 100 होता, सेम होता दोनों का 100, तो डिवाइड बाय आ जाता 100, 20/100।
20/100 कितना बनता है यहाँ पे 1/5 यानी कि 0.2, ये 0.2 मीटर हो जाता है। तो जो भी वैल्यू है बस आपको यहाँ तक तो काम वही करना था, पहले टेंशन निकालनी थी और टेंशन के बाद में हमने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल टू x1 प्रोपोर्शनल टू x2 जो भी है, तो इसकी एक्सटेंशन आ गई, इसकी भी एक्सटेंशन आ गई। तो आगे जब क्वेश्चन करें तो बारी बारी से हम हमेशा यहाँ पे क्या ना करें, अगर आप यहाँ सीधा भी कर देते हैं, मैं T1 T2 निकालने की बजाय मैं सीधा भी लिख सकता था T1 इज इक्वल टू K1 x1। अभी मैंने आपको किसे समझाया, टेंशन निकाल के समझाया कि पहले T1 लो फिर T2 निकालो, T2 निकाला फिर उसको इक्वल रख दो, उसको इक्वल रख दो, इसको इक्वल रख दो। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ T1 ना लिख के मैं सीधा लिखता T1 की बजाय K1 x1, यही लिख देता बस मैं K1 x1, तो ये आ जाता K1 x1 इज इक्वल टू T2 क्या हो जाता, T2 हमारे पास आ जाता K2 x2। तो यहाँ पे T1 और T2 के बजाय हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, स्टार्टिंग हमारी स्टेज है, हमने निकालना स्टार्ट किया अभी तो पहले आप T1 T2 से निकाले, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट भी लिखेंगे उसमें कि T1 और T2 की बजाय ऐसे निकालने के बजाय हम ये दोनों लिखेंगे सीधा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन करना और पहले से इसका स्प्रिंग सिस्टम का समझना है। ओके, थैंक यू।